डील और ढील की बातें कयास आराइयां। इमरान खान की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पीटीआई से डील की खबरों की तरदीद कर दी। कहा बानी पीटीआई की आंख की तकलीफ को लेकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। इलाज के बाद बानी पीटीआई की बीनाई बेहतर होने लगी है। तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट सामने आ गई। शौकत खानम अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम यूसुफ ने बानी पीटीआई की सेहत को बेहतर करार दे दिया। कहा बानी पीटीआई का इलाज करने वाले डॉक्टर से 40 मिनट गुफ्तगू हुई। बीनाई में बहुत बेहतरी आ रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अबूधाबी में अहम मुलाकात। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शेख तहनून बिन जायद अल नहान के साथ बैठक। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इक्तसादी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी अमूर पर भी बातचीत हुई। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने अमारात की सिक्योरिटी को अपनी सिक्योरिटी का हिस्सा करार दिया। अमरीकी और ईरानी वफूद के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा बातचीत आज मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उन्हें यकीन है ईरान मुआहिदा करना चाहता है क्योंकि वो डील ना करने के नताइज का सामना नहीं करना चाहता। एयरफोर्स वन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो न्यूक्लियर मुज़ाकरात में बिलवास्ता तौर पर शामिल होंगे और ये बातचीत इंतहाई अहमियत की हामिल है। बोर्ड ऑफ पीस इजलास से मुतालिक गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि यह अमल गाजा से कहीं आगे जाएगा और वो चाहते हैं कि ये बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम करें। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने सीनियर खिलाड़ियों के मैचेस में परफॉर्म न करने पर अपनी लाइन ऑफ एक्शन फाइनल कर ली है। जराये के मुताबिक टीम मैनेजमेंट ने बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी को अगले मैच में बाहर बिठाने पर गौर शुरू कर दिया है। जराये का कहना है कि नामीबिया के खिलाफ मैच में टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान है। सीनियर खिलाड़ियों की जगह बेंच स्ट्रेंथ्स को मौका दिया जाएगा। पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए नामीबिया से मैच जीतना जरूरी है। भारत से शिकस्त पर पाकिस्तान के नेट रन रेट को भारी धचका लगा है। पाकिस्तान पॉइंट टेबल पर अमेरिका से भी नीचे आ गया है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। वी रियली होप के यू हैव ओवरकम व्हाटएवर वी हैड टू सी यस्टरडे। कल पेट्रोल प्राइसेस भी ऊपर हमने देखी, कल पाकिस्तान की हार का भी हमने पूरा दिन तस्करा किया। सो आई होप के यू गाइज आर ओवर इट। मौसम कराची का अच्छा है, पूरे मुल्क का मौसम अच्छा है। आई रियली होप कि हम अब उस तरफ जाएं। मौसम खुशगवार है, इसका तस्करा भी रहेगा। इस वक्त अगर हम शहर की बात करें तो थोड़ा सा सुबह सुबह अगर आप घर से निकलते हैं तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ धुंध सी है, बहुत क्लियर नहीं था। आज बारिश की भी पेशगोई की जा रही है कराची में, लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि सर्द हवाएं चल रही हैं और सर्द हवाओं से हो ये रहा है कि आप अगर ओपन एरिया में बैठे हैं या आप अर्ली वॉक करने चले गए हैं फैसल, तो आपको थोड़ी सी खुनकी महसूस होती है। इट फील्स गुड, इट फील्स गुड। अगर मुल्क के दीगर शहरों की बात करें तो यहाँ पे तो बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी, जबकि कोयटा के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे वक्फे से बारिश और मस्तूंग में जालाबारी के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। उधर हरनाई और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश के साथ नदी नालों में तुगयानी का खतरा भी बताया जा रहा है। अच्छा, बारिश और सर्द मौसम की पेशगोई के तनाजुर में ये भी कहा जा रहा है कि रमज़ान और बारिक में मौसम खुशगवार रहेगा। अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीबॉडी। मौसम की मज़ीद बात हम आगे चलकर करेंगे। अभी आगे बढ़ लेते हैं और कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं कि क्रिकेट के मैदान में क्या चल रहा है। कल तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हर एक तनकीद कर रहा था कि बड़े चेंजेस की ज़रूरत है। T20 वर्ल्ड कप के मैच में जो भारत से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, इबरतनाक आमद से, ऑल्दो ये बड़ा ही काइंड ऑफ बुकी वर्ड लगता है, लेकिन ऐसा ही था कुछ जिस तरह से हम इंडिया से हारे हैं। नामीबिया के खिलाफ इंतहाई अहम मुकाबले पर सबकी तवज्जो मरकूज हो गई है और कोलंबो में रवायती हरीफ के हाथों 61 रन की शिकस्त के बाद ना सिर्फ टीम की पोजीशन कमजोर हो गई है बल्कि सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए भी पाकिस्तान को नामीबिया के अगेंस्ट दम मारना पड़ेगा। अब सोचें कि नामीबिया के खिलाफ हम ये लिखने पे मजबूर हैं, नामीबिया के खिलाफ इंतहाई अहम मैच। सोचें आप। और आपको हमारी हिस्ट्री तो पता है कि जैसी टीम होती है हम वैसे ही खेलने लगते हैं। वेल, हेड कोच माइक हैसन ने खिलाड़ियों पर जोर दिया है कि वो भारत के खिलाफ मैच को पीछे छोड़कर टूर्नामेंट के अगले मरहले पर तवज्जो दें। उनके मुताबिक बड़े इवेंट्स में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, असल इम्तिहान दबाव में फैसलों पर एतमाद बरकरार रखना है। वेल, विद दैट सिचुएशन ये सादिया के बाकी टूर्नामेंट जो है वो भी तो हो रहा है ना। कल एक बड़ा ही जबरदस्त मैच हुआ और श्रीलंका ने जो हराया है ऑस्ट्रेलिया को, इट वॉज फैंटास्टिक। सेंचुरी, अ सुपरमैन टाइप कैच,
एक वक्त में ऑस्ट्रेलिया वाज फ्लाइंग अवे विद द मैच, उसके बाद उसको वापस खींचा। 180 भी एक अच्छा टारगेट था इन श्रीलंका। 181 was Yes. so good। मैं यही हैरान हो रही हूँ, और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम, फैसल, हाउ कुडंट दे कंटेन श्रीलंका? अब देखें, और आप पाकिस्तान को फिर आप जो हाँ, है देखिए, तनकीद ये तो करेंगे, ज्यादती पाकिस्तान करते हैं हार रहा है, पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया साथ। भी If तो हार रहा है, Australia पहले can't, जिम्बाब्वे से what हारा। can we do about it? हाँ जी, पहले जिम्बाब्वे से हारा, फिर श्रीलंका से हार और गया। फिर आप देखें इंग्लैंड को कहाँ पर आकर एक छोटी टीम ने मारा था। सो Yes. यू नो, ओके, सो द थिंग इज के 5 टीमों की डिसीजन हो गई है, क्वालिफाई कर गए हैं अगले मरहले के लिए, जो कि सुपर 8 है, और आगे 3 रह गए हैं। तो क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो 5 टीमों का फैसला हो गया है सर, और आगे 3 टीमें रह गई हैं। कमोबेश इन्हीं टीमों से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने बड़ा ज़बरदस्त आउट क्लास खेला है। और जहाँ तक बात हो गई ऑस्ट्रेलिया की, मतलब कि ये तो समझ में नहीं आ रहा, अब स्टीवन स्मिथ का आना भी मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को बहुत फ़ायदेमंद या सूदमंद साबित नहीं होगा, अनटिल और अनलेस जिम्बाब्वे हार जाता है। ये दिन भी देखना था कि ऑस्ट्रेलिया की डिपेंडेंसी होगी जिम्बाब्वे पे। जिम्बाब्वे से यार। लेकिन ये T20 वर्ल्ड कप में काफी चीजें ऐसी हुई हैं जो अनइवन हुई हैं और अनएक्सपेक्टेड थी। इंग्लैंड, पाकिस्तान, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तीनों टीमें इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में हैं, और अब वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे आगे नहीं जा रही हैं, बल्कि दूसरों के हारने या जीतने के ऊपर आगे जाएंगे। अगर आज जिम्बाब्वे हार जाता है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए चांसेस हैं, इस तरह पाकिस्तान है। तो इसका मतलब है कि इनको जो जैसी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, जैसा वहां पे परफॉर्म करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए, और अपने दूसरे मैचेस के रन रेट बढ़ाने पे भी तवज्जो नहीं दी। देखें, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो एक रिवायती मैच होता है हमेशा, और अब तक ज्यादातर इंडिया जीता है, तो अगर पाकिस्तान उस मैच के बजाय दूसरे मैचों में मेहनत करता और अपना रन रेट अच्छा रखता है, तो आज ये हमें ऐसा दिन नहीं देखना यानी पड़ता। हैदर भाई, आप ये कह रहे हैं कि हमें तो पता ही था हमने भारत से हार जाना है, तो बाकी जी, जी, मैचेस जी। में मेहनत करते थे। देखिए, ऐसे देखिए, जब आपको पता है अपनी ये हालत का, इंसान को जब पता होता है, तो फिर यही कहता है भाई यहाँ से तो कोई हमें मिलने की उम्मीद नहीं है, तो आगे दूसरों से देखो कि हैदर भाई, वहाँ- आई स्टिल बिलीव कि यू नो हम इंडिया के अगेंस्ट ये मैच क्लिंच कर सकते थे। इससे ज्यादा हमें उस पर ज्यादा बात नहीं करनी, बट जस्ट वांट टू गिव माय कमेंट कि ऐसा नहीं था कि ये इम्पॉसिबल था। इंडिया कोई अपनी एक्सक्लूसिव एक्सपर्टीज से नहीं, हमारी बेवकूफ़ियों से भी जीता है। यू नो, जितने चांसेस हमने, ईशान को हमने बहुत खेलने का मौका भी दिया, एंड दैट इज़ वेयर वी लॉस्ट द मैच एनीवेज। अब मुझे ये बताएं कि नामीबिया के अगेंस्ट हमारी क्या स्ट्रैटेजी होने जा रही है? क्या हम शादाब को बिठाएंगे, शाहीन को बिठाएंगे, बाबर आजम को भी बिठा देंगे? क्या खबरें आ रही है? शायद बाबर आजम दोनों को ड्रॉप किया जाएगा। अभी ओके। तक ऐसी खबरें, लेकिन कंफर्मेशन कोई नहीं है। अच्छा, नामीबिया इतनी कोई अच्छी टीम नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, इस ग्रुप की सबसे खराब टीम ही आप कह सकते हैं। लिहाजा उसको भी अगर आप ये परेशान हो कि हरा सकेंगे या नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान जीत जाएगा मैच आसानी से नामीबिया से, क्योंकि उसमें इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है, उसकी इतनी क्वालिटी भी नहीं है, और उसको सिर्फ एक ही चीज़ है नामीबिया की जो थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद की बात है, कि उन्होंने इंडिया के 4 अच्छे बैट्समैन जो थे वो बड़ी जल्दी आउट कर दिए थे उनके एक स्पिनर ने। Yeah. उससे थोड़ा प्रेशर आ गया And था, our spinners और एक couldn't. शोर हो गया था नामीबिया। अदरवाइज उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। Alright. नेदरलैंड्स ने भी उनको हराया, यूएसए ने भी हराया, तो ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान के फायदे में है, और मुझे लगता है पाकिस्तान सुपर 8 ग्रुप में आसानी से चला जाएगा। वो कंडीशन नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। अच्छा, तो चीजें खराब हुई हैं, लेकिन अभी भी रिपेयरेबल है। अच्छा हैदर भाई, जब आप कहते हैं कि चीज़ें रिपेयरेबल हैं, हम देख रहे हैं, अच्छा इतना पिक्चर ऐसी ग्लूमी लगती है, ऐसा लगता है दुनिया ख़त्म हो गई जब हम पाकिस्तान की Yeah. हमने ये परफॉर्मेंस देखी। आप पीछे पलट के देखें, मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आई कि अगर सलमान मिर्ज़ा आपको परफॉर्म करके दे रहा है, वो 3-3 विकेटें ले रहा है, उसका ग्रिप भी अच्छा है बॉल पे, उसकी वेरिएशंस बहुत अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू शाहीन शाह अफरीदी। बेंच पे हमने उनको बिठाया हुआ है, फ़खर जमान को, आई एम सॉरी, और बहुत ज़्यादा तनकीद उन लोगों पे भी हुई है जिन्होंने बाबर को चौथे नंबर पे खिला रहे हैं। इस चीज़ को एक तरफ रखते हुए कि बाबर ने ऊपर के नंबर्स पे भी आके क्या ही कर लिया, बट आपको नहीं लग रहा इस वक्त एक जंग चल रही है कि सर्कल में खेल लो आके, और सर्कल में खेल के 6 रन बना लो? बाबर अपने टाइम पे ही करते थे, अब बाबर को नीचे कर दिया है, बट दिस डजंट मीन कि अगर वो चौथे नंबर पे नहीं चल रहा है तो वो उसके साथ ही ज्यादती है ना। सो व्हाट डू यू थिंक, फिर क्या करें इस सिचुएशन का? आप फरहान और साइम अयूब को तो ओपनिंग पे नहीं हटा सकते, आपने ये करके भी देख लिया कि बिल्कुल। साइम अयूब को नीचे ले आया।
देखिए कोचेस को जो है मैनेजमेंट को थोड़ा सा बोल्ड बनना पड़ता है। अगर आप याद करें 2011 का वर्ल्ड कप था 2011 का इंडिया हम्म। में, तो इंडिया के खिलाफ वहाब रियाज को वकार यूनुस कोच थे पाकिस्तान के, उन्होंने खिलाया था जी। और शोएब अख्तर को ड्रॉप किया था और शोएब अख्तर एक बहुत बड़ा नाम था उस वक्त। लेकिन वकार यूनुस ने बोल्ड डिसीजन लिया कि नहीं, शोएब अख्तर इस वक्त ये अच्छी बॉलिंग फॉर्म में नहीं जितने वहाब रियाज है, और वहाब ने फिर ओके उस मैच में 5 विकेटें मिली, पाकिस्तान हार गया, लेकिन वहाब ने अपना काम पूरा कर दिया। तो ये ओके डिसीजन जो है, अब जो पाकिस्तान कोच मैनेजमेंट है वो इतनी बोल्ड नहीं है और उसमें इतने बड़े नाम भी नहीं है। माइक हैसन जो है वो सिवाय न्यूजीलैंड के 3 साल 2 साल या 2.5 साल कोच रहने के अलावा हैदर भाई, उसकी इससे उनकी कोई ज्यादा परफॉर्मेंस बोल्ड नहीं है। क्या होगा कि बाबर को बिठा दिया इतनी फैन फॉलोइंग के बाद, लेकिन फिर उसको वापस क्यों ले आए, मुझे समझ नहीं आया। ये क्या बोल्ड देखिए नहीं था कि शादाब की जीरो परफॉर्मेंस है, उसको आप वर्ल्ड कप में लेकर आगे? हाउ हाउ इज दैट देखिए नॉट बोल्ड? मतलब हम सबको पता है कि शादाब कुछ नहीं कर रहा। देखिए शादाब खान को टीम में फौरन वापस लाना ही सबसे बड़ा गलत फैसला था। उसके अलावा हमने पहले मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि सुफियान मुकीम जो है ना, वो श्रीलंका में बड़े कामयाब होते हैं, उनको लेना चाहिए था। अच्छा, हमें समझ में नहीं आता जो बॉलर हैं उनकी बैटिंग को लेके बैठ जाते हैं कि जी बैटिंग कर सकते हैं, भाई जो काम उनका असल है वो करना है। अगर वो नहीं कर सकते, साइम अय्यूब नाकाम हो रहे, कहते नहीं बॉलिंग तो कर रहे हैं। तो बात ये है कि यहाँ पे हर आदमी जो है वो सिर्फ इसलिए टीम में है कि कहीं न कहीं उसने कुछ जो है वो आधे तीतर आधे बटेर वाला काम कर लिया है। लेकिन जो असल काम है प्लेयर्स का वो नहीं कर रहे हैं, और जब तक असल काम प्लेयर्स अपने इंडिया की टीम अगर आप देखें, जो टीम खेली थी उसमें उन्होंने ऑलराउंडर्स इतने नहीं खिलाए जितने स्पेशलिस्ट खिलाए। उन्होंने 4 और उन्होंने 5 बिल्कुल स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाए, वो बॉलिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन अपना काम पूरा कर रहे थे। हमारे यहाँ साइम अय्यूब भी बॉलिंग कर रहे हैं, उसके साथ फ़हीम अशरफ भी हैं बॉलर, शादाब खान भी हैं, और फिर बैटिंग में भी। तो हमारी टीम जो है तितर-बितर है, स्कैटर्ड है, जबकि दूसरी टीमें जो है उन्होंने अपने आप को बिल्कुल कंपोज़ किया हुआ है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप किस देखिए, स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं। एक एक चीज ये भी है हैदर भाई, आई मीन वेस्ट इंडीज की टीम को हम क्या बहुत अच्छी वनडे की टीम मानते हैं, बहुत अच्छी टेस्ट की टीम मानते हैं? नहीं मानते ना, बट एक एक्सपर्टी है T20 का, उनका स्टाइल है, दे प्ले विद देयर सर्टेन, यू नो, दे हैव दिस नेचुरल गेम। तो वो वहाँ वेस्ट इंडीज में, यू नो, वेस्ट इंडियन टीम ने अपने आप को प्रूव किया है, दे क्वालिफाइड। आई मीन अगर हम यहाँ पर दूसरी जगह पर हम श्रीलंका को देखते हैं, मैं मानती हूँ उनकी होम कंडीशंस है, बट वी नो हाउ स्ट्रांग इज श्रीलंकन टीम। बट ठीक है, जो भी एडवांटेज है, दे स्टिक टू द प्लान। पाकिस्तान को भी एक प्लान के साथ स्टिक रहना था, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना था। वी डिड नॉट, एंड वी डिड नॉट इवन यूटिलाइज आवर ऑप्शंस राइटफुली। चले टीम कमजोर, यू नो, होना ना होना एक अलग बात है। आप उस्मान को कब लेकर आए? आपने अपने बाकी स्पिनर्स को किस तरह से यूज किया? पेसर को क्यों इस्तेमाल किया, शाहीन को? देखें, ये तो अब आपका प्लान जो है, गेम प्लान जो है उसकी गलतियाँ हैं। आप अपने गेम प्लान में जो चीज़ें रखते हैं, एक चीज़ पे उन्होंने क्रेडिट लिया, जी हमने सरप्राइज़ दिया, सलमान अली आगा से पहला ओवर कराया और सब लोग सरप्राइज़ हो गए। लेकिन वो सरप्राइज़ होने से आगे फ़ायदा क्या हुआ? कंसिस्टेंसी नहीं है। उस जी हाँ, मतलब आपका जो गेम प्लान होता है वो 1-2 चीज़ें नहीं होती, पूरा गेम प्लान होता है, और पूरे गेम प्लान में हमें वो चीज़ें नज़र नहीं, जैसे साइम अय्यूब बैटिंग कर रहे थे बुमराह के सामने और वो विकेटों के अंदर घुस रहे थे। हालाँकि बुमराह जैसे बॉलर को आपको थोड़ा-सा 2 स्टेप आगे लेके खेलना पड़ता है, क्योंकि वो करते हैं, और इन स्विंग बॉलर्स पे आपको थोड़ा-सा अपना स्टैंस बदलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन होमवर्क करना पड़ता है, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान होमवर्क किए बगैर आ गया था। पाकिस्तान का सारा होमवर्क मैच से पहले-पहले था, या हैदर भाई, हमें तो ऐसा ऑलरेडी लग रहा था कि क्लियर। जो हाँ, पर्चा पकड़ाया गया था वो अकॉर्डिंगली प्ले बेसिकली करते रहे। बेसिकली ये एक बहुत बड़ा इशू है। सना मीर जो है पाकिस्तान की साबिका कप्तान, उन्होंने एक जगह ये कहा है कि 3 दिन पहले ये कहा था कि सलमान ने 2 ओवर ही करने हैं, आगा सलमान ने, और उन्होंने 2 ओवर ही किए। जब आपने अच्छा कर दिया था तो यार आप चले जाते, दोनों खब्बे लगे हुए थे, आपने 2 ओवर में 10 रन दे के 1 विकेट ली थी, आखिरी बॉल पे कैच भी निकला था, लेकिन नहीं, जो लिखा है वही करेंगे ना। द प्रॉब्लम इज कि हम चाहे जितना भी कह लें, हम चाहे जितने भी कॉन्फिडेंट हो लें, हैदर भाई, लेट्स कॉल स्पेड द स्पेड। पाकिस्तान B-C-Z स्ट्रिंग्स के टीम के साथ बहुत अच्छा खेलती है। अभी आप खड़ा करा दें इनको, आप इंडिया के खिलाफ तो हमने देख लिया, न्यूजीलैंड की अच्छी टीम के खिलाफ इन न्यूजीलैंड की कंडीशन हम देख लेंगे क्या सिचुएशन बनती है। बाकी इंग्लैंड की कंडीशन में खड़ा करा दें, फिर देखते हैं क्या करते हैं। सो ये ऐसे नहीं हुआ है ना, ऐसे नहीं हुआ है। हमने उन सारे प्लेयर्स को जो आधे तीतर आधे बटेर हैं, इनमें से कोई प्रॉपर ऑलराउंडर भी नहीं है भाई। जब कोई ये कहता है ना हैदर भाई कि जी पाकिस्तान में ऑलराउंडर्स की भरमार कर दी माइक हैसन ने, नहीं,
खामखा बनाने की कोशिश की है। Absolutely. ऑलराउंडर किसी के देखने जाए, जाके देखे अब्दुल रज़ाक को, अजहर महमूद अजहर को, महमूद वो को, थे yeah. ऑलराउंडर। तो हमने ना प्रॉपर ऑलराउंडर बनाए, ना उनको टीम में आने दिया, और जो खिलाड़ी अच्छा कर रहे थे उनको ऑलराउंडर बनाने की कोशिश में टीम को ना 13 में रखा ना 3 में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो ऑलराउंडर्स की जो क्वालिटी है वो भी वो नहीं है। ऑलराउंडर्स का मतलब ये होता है कि आप गेम के हर डिपार्टमेंट में जो है आपके पास वो स्किल है, फुल स्किल है। हमारे पास स्किल भी नहीं है। मसला ये है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो अपनी स्किल पर नहीं टीम में आते हैं, बल्कि किसी एक आध मौके पर जो अपना अच्छा गेम दे देते हैं, तो उससे वो टीम में आ जाते हैं, या फ्रेंचाइज में अच्छा खेल लेते हैं, पीएसएल में अच्छा खेल लेते हैं, तो वो टीम में आ जाते हैं। हमारे यहाँ स्किल को अहमियत ही नहीं दी जाती, और दूसरी टीमें जो है ना स्किल को बड़ी अहमियत देती हैं। आप श्रीलंका को देखें, कल उन्होंने जो जिस तरह खेला है, वो फुल एक शो ऑफ स्किल्स नजर आ रहा था, जिस तरह वो खेल रहे थे। तो ये सबसे अहम चीज होती है। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ एहतिसाब का जो है, अकाउंटेबिलिटी का कोई तस्वुर ही नहीं है। अमेरिका से जब हम हारे उसमें T20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद इतना शोर हुआ, चेयरमैन साहब गए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सब लोग वहीं पे मौजूद हैं। जो लोग उस टीम में थे वही आज भी मौजूद है, वो उसी तरह खेल। यानी हम ना जीतने से कुछ सीखते हैं, ना हारने से कुछ सीखते हैं। और दोनों सूरतों में सब अपने ये समझते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया, हम आ गए। अब आज हार गए, कल उसके बाद सब भूल जाएंगे, परसों पीएसएल शुरू होगी, कुछ भी नहीं होगा, सबको किसी को याद भी नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है उसकी वजह से जो हमारे जो आइडल्स हैं वो और स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। वो जो बुत बनाए हुए हैं हमने, वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। शादाब खान 1 साल नहीं खेले, एकदम से टीम में आ गए पैराशूट के जरिए, जबकि होना ये चाहिए था। हैदर दुनिया में भाई कहीं भी होता देखिए, है। गम एक्चुअली ये है कि ठीक है, बाबर आजम एक बहुत अच्छा प्लेयर है, शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छा आपका बॉलर था, जो आपकी नई गेंद के साथ, पुरानी गेंद के साथ बहुत अच्छा कर रहा था। हमारे प्लेयर्स की जिस तरह से अपब्रिंगिंग होती है वो एक क्वेश्चन मार्क है। जब हमारे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे होते, हम उन्हें डोमेस्टिक नहीं खिलाते, वो एक क्वेश्चन मार्क है। हमारे यहाँ डोमेस्टिक की तरफ तवज्जो नहीं है, कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं है, कोई रिवॉर्ड्स नहीं है। अंडर 14 से लेकर आप अंडर 19 तक आ जाएं, जो अंडर 19 में भी बच्चे परफॉर्म कर रहे होते हैं, इतने बड़े लेवल पर भी आके वो गायब हो जाते हैं। हम सुफियान की बात कर रहे हैं, उसको मौका नहीं मिल रहा, और फिर जब आप उनको फाइनली बड़ी स्टेज देते हैं वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते। मैं अबरार की मिसाल आपको देती हूँ। हम सब ने कह कह कर शायद अबरार को टीम में डलवाया था कि भाई अबरार को क्यों मौका नहीं देते, उसको रिजर्व्स के लिए रखा हुआ है, घुमाने ले गए हो। लेकिन लुक व्हाट ही डिड, ही वाज पैनिकिंग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम प्रॉपर चांसेस भी नहीं देते हैं। बहुत से हमारे प्लेयर्स जो हैं टीम के साथ आते जाते रहते हैं, उनको मैच खेलने का मौका नहीं मिलता, और आखिर वो 1-2 सीरीज के बाद ड्रॉप कर ही जाते हैं। आप पिछली जितनी भी सीरीज है उसमें उठा के देख लें कि कुछ प्लेयर्स हैं एक भी मैच नहीं खेला, ड्रॉप कर दिया, और कोई वजह नहीं है उनके पास, कोई रीजन नहीं है। बस ये है कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, अब नए ले लिए, फिर नए जो है वो भी ड्रॉप हो गए। अब सलमान अली वर्षा है, उसकी मैंने पहले दिन कहा था कि श्रीलंका में थोड़ा सा ज्यादा मौसर साबित होंगे, क्योंकि वो हवा में बॉल को पुश करते हैं। जबकि शाहीन शाह अफरीदी की एक सबसे बड़ी बुनियादी जो गलती मुझे नजर आ रही है, मुझे हैरत है कि कोचेस नहीं देख रहे हैं। आखिर जावेद जैसा सेलेक्टर है, खुद फास्ट बॉलर, वो नहीं देख रहे हैं कि वो डैक पे मार रहे हैं, पिच को हिट कर रहे हैं। आप जब पिच को हिट करते हैं और पिच के ऊपर अगर आपको बाउंस नहीं मिलता है, तो फिर आपकी बॉलिंग बेकार हो जाती है। वहां पे आपको अपने जो है थोड़ा सा एक्शन को चेंज करना पड़ता है। तो बुनियादी गलतियां कर रहे हैं जिसको सही नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से उनकी बॉलिंग में। अब आप कल का मैच देखना इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें जो इंडियन बॉलर्स थे वो ज्यादातर हवा में पुश कर रहे थे, चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो दुबे हो। जबकि हमारे जो बॉलर्स थे, एक ही उन्होंने 2 ओवर किए शाहीन शाह अफरीदी ने, उनके 2 ओवर भी इसीलिए नाकाम हुए कि उन्होंने अपना दिमाग था वो एक ही चीज पे लगा रखा था। अब जैसे अभी सना मीर की आपने मिसाल दी कि घर से फैसला करके आए थे 2 ओवर करने तो 2 ही करने हैं। हालांकि वहां पे सलमान अली आगा अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, अगर 4 कर लेते प्रेशर बढ़ जाता, लेकिन हुआ नहीं। तो ये चीजें जो है उसको पता नहीं ये कब सही करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता है। जितनी आप क्रिटिसिज्म कर लें, जितना इनके ऊपर तनकीद कर लें, सवाल कर लें, बताए बात। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे थे ना, कल राशिद लतीफ ने भी यही सेम बात की है, और उन्होंने तो ही वेंट अ स्टेप अहेड। उन्होंने तो बड़ी सख्त बात की कि इस कोच को कुछ भी दे दो, ये सारे प्लेयर को बर्बाद कर देगा। एक तो चीज़ है, दूसरी कोच श्रीलंका की हालत जो है ना बहुत अच्छी नहीं थी साल 1.5 साल पहले, ठीक है, साल 1.5 साल पहले उन्होंने एक ऐसा कोच बिठाया जो अपने ज़माने में वनडे में T20 खेलना उसने शुरू कर दिया था। आई एम टॉकिंग अबाउट सनत जयसूर्या। कल एक और इसी तरह के शोज़ में बासित अली ने बात की कि हमारे पास ये यूनुस खान जिसने T20 में हमें जिताया है,
वो हमारे पास क्या अवेलेबल नहीं है? क्या हमारे पास वो प्लेयर अवेलेबल नहीं है जिन्होंने टी20 में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है? वो हमारे कोचिंग स्टाफ का हिस्सा नहीं है, वो हमारी मेंटोरशिप का भी माज़रत के साथ हिस्सा नहीं होते। यूनुस खान के साथ जो भी मामलात हो, बड़ा सख्त आदमी है फलाडिन का जो भी, लेकिन आप उनको कहीं तो इन्वॉल्व करें ना। तो हमने देखा कि जयसूर्या की इंक्लूजन ने श्रीलंका को कहाँ से कहाँ ले आए। और हम जो है, एक तो हमारा सबसे बड़ा मसला है, ठीक है यार, अगर आपको फॉरेन कोचेस का इतना ही है तो आप गैरी कर्स्टन को रखते। नहीं नहीं, वहाँ दाल निकलनी थी ना अपनी, वहाँ अपनी मर्जी के प्लेयर्स नहीं आ सकते थे। इसलिए उस बंदे को लाओ जो बस थोड़ा पक्का थोड़ा कच्चा हो और अपने साथ टीम को भी थोड़ा पक्का कच्चा बनाए। बिल्कुल सही बात है आपकी। जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, अगर उनको मौका मिले तो पाकिस्तान टीम की ज़्यादा अच्छी कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन हम एक कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हैं। हम समझते हैं कि गोरा आएगा तो पता नहीं वो क्या बना देगा, वो क्या लेकर आएगा। हालाँकि माइक हैसन है, क्रिकेट उन्होंने कोई खेली नहीं है ज़्यादा, इक्का-दुक्का मैच खेले हैं। वो इत्तेफ़ाक की बात है, उनके दौर में न्यूज़ीलैंड की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थी। उसने होम सीरीज़ 3 होम सीरीज़ जीत ली इंग्लैंड से और वेस्ट इंडीज से और साउथ अफ्रीका से। तो वो मशहूर हो गए एकदम से, दुनिया ने उनको। तो अब मुझे पता है, अगर वो इतने बड़े कोच थे तो पाकिस्तान के कोच बनने से पहले 2 साल वो क्यों नहीं न्यूजीलैंड के कोच थे। सही। तो वहां पे उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने कहा नहीं यार ये अच्छा। मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड के जो इस वक्त कोच हैं मैकलम मैकलम कहते हैं इसको तो कोचिंग आती ही नहीं है। मेरे पास उसके वर्ड्स जो है वो कह रहे हैं कि इसको कोचिंग नहीं आती है, इसको इसको पता ही नहीं है कोचिंग क्या होती है। मैकलम हो या जयसूर्या हो, दोनों ने अपनी टीमों को एक ऐसा फाइटिंग यूनिट बना दिया है। कल जो श्रीलंका ने मैच खेला है, एक बड़ी फाइटिंग स्पिरिट थी उनकी। और यही टीम थी पाकिस्तान जब आई थी, अभी आपको याद होगा ट्राई नेशन में क्या हाल था उनका, क्या हाल था उनका। और एकदम से कन्वर्ट कर दिया आईसीसी इवेंट में। वो ऐसी टीम बन गई कि अब उसके लिए फोरकास्ट है कि वो शायद हो रही है कि वो जीत जाएंगे, वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, यानी फेवरेट्स में आ गए एकदम से। तो ये फर्क होता है आपके मेंटल लेवल में और आपके जो अंदर जो खुद से कुदरती सलाहियत होती है वो ट्रांसफर करने की। ये भी एक बड़ा काम होता है। हमारे बहुत से बड़े क्रिकेटर्स हैं जो खुद तो बड़े अच्छे क्रिकेटर, लेकिन ट्रांसफर करने की सलाहियत नहीं है। तो यहाँ पे ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। आपने मिसाल दी यूनुस खान की, मैं यूनुस खान के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को जानता हूँ आपकी बात हमने आपका पॉइंट ले लिया है। जिन्होंने सॉरी, हमारे पास बाकी कमी विल हैव सेगमेंट एंड थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे सिर्फ पॉइंट आउट करनी है बिफोर वी गो टू ब्रेक, कि हमारे अपने हमारे साथ चलते नहीं हैं, बाकियों को हम जो बाहर से आते हैं उनको हम चलने देते नहीं हैं। सो आई डोंट नो हाउ दिस सिस्टम इज गोना वर्क फॉर अस। वेल, लेते हैं ब्रेक, सी यू अक्रॉस। वेलकम बैक। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त तवज्जो का मरकज एक बार फिर बानी पीटीआई की सेहत, मेडिकल रिपोर्ट्स और इसके साथ साथ अदालती खत किताबत बन चुकी है। सरकारी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक बीनाई और सूजन में बेहतरी आई है। इसे हुकूमती हल्के अपने मौक़िफ़ की तायीद करार दे रहे हैं। जब हम ये बात करते हैं तो अता तारण ने कल जो गुफ्तगू की, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। देखिए, हमारी जिम्मेदारी थी कि बतौर हुकूमत कि उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए, वो की गई है, वो पिब्स में भी की गई है, तिब्बी माहिरीन ने भी देखा है। उसके अलावा उनके पार्टी के रहनुमाओं को भी प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई है। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि उनके पार्टी के रहनुमाओं को प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई है। एक एलिमेंट है जो क्योर है और क्योर हो रही है, उसके अंदर जिस तरीके से सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट में कहा गया कि जी खुदा ना खास्ता इतने % लॉस है, इतने % ये है। देखिए, मैं आपको देख के ये तो बता सकता हूँ कि शाह साहब आपने जैकेट बहुत अच्छी पहनी हुई है, मगर मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, खुदा ना खास्ता। तो वो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं तो नहीं देख के बता सकता ना, उसके लिए टेस्ट है। अब ये लिख देना कि जी 85% जो है वो आय का वो लॉस है, मैं समझता हूँ ये सनसनी फैलाएगी जो कि नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई के रहनुमा अभी भी मुतमईन नहीं है। वो इसे नामुकम्मल शफाफियत करार देते हुए ज़ाती मुआलजी तक रसाई का मुतालबा कर रहे हैं। वो मुकम्मल मेडिकल रिकॉर्ड का मुतालबा कर रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि तनाज़ा इंसानी हमदर्दी का पहलू रखता है या फिर सियासी दबाव डालने के लिए भी ये हिकमत अमली अपनाई गई है। लेकिन उसी के साथ फिर कल हमने देखा कि अलीमीन गंडापुर ने भी एक बयान दिया और उनका कहना था कि इमरान खान की रिहाई की जो सबसे ज़्यादा कोशिश की है वो की है मोहसिन नकवी साहब ने। वेल, ये तमाम तर मामला जो हैं आपके सामने है। लेट्स मूव फॉरवर्ड और ये सारा मामला जो है अब जो बना हुआ है इसी पे हम बात कर लेते हैं। सीनियर का पर्सन आदिल अब्बास के आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आदिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुबह खैर। अच्छा आदिल, बताइए अब के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई की नज़र जो है
बेहतर होके 6/9 पार्शल हो गई है और सूजन में भी वाज़ेह कमी आई है। क्या इस रिपोर्ट के बाद सेहत से मुतालिक सियासी बयानिया कमज़ोर पड़ेगा या तनाज़ा मज़ीद बढ़ेगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो सेहत वाला मामला है वो तो उसमें हुकूमत की भी यही कोशिश होनी चाहिए कि भरपूर फैसिलिटीज़ दें ताकि इस पर सियासत करने का मौका ही ना मिले। और वो उनका एक बुनियादी हक भी है, जो किसी भी एक आम शहरी का भी है, पाकिस्तान के कैदी का भी है, वो उनका भी हक होना चाहिए कि उनको उनकी सेहत से मुतालिक जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर वो आईनी और कानूनी दायरे में आते हैं तो उसको एड्रेस करना चाहिए। और एक तो ये मामला है, लेकिन आप ये कहें कि इस पर सियासत नहीं होगी, सियासत बिल्कुल होगी। पीटीआई कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती, ना जाने देगी इस पर सियासत करने का। वो तो किसी भी बात पर बयानियाँ घड़ लेते हैं, तो ये तो फिर भी उनको एक इशू मिल गया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस मामले में सियासत से पीछे हटेंगे, इसको बुनियाद बना के आगे चलाते ही रहेंगे। अच्छा, इस बीच अब आदिम लतीफ़ खोसा ने जो है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त लिखकर ज़ाती मुआलजीन के मुआयने की इजाज़त भी मांगी है और मुकम्मल मेडिकल रिकॉर्ड भी वो चाहते हैं कि उनको फराहम किया जाए। क्या ये मामला आपको लग रहा है कि अब एक कानूनी जंग भी इख्तियार कर लेगा, रादर जो पॉलिटिकली हो रहा है, डॉक्टर्स भी वहाँ विजिट कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी? हाँ, मेरा ख्याल है कि ये कानूनी जंग में ही तब्दील होगा, क्योंकि मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि उनको एक स्पेस मिल गई है, एक विंडो मिल गई है जिसके ऊपर वो ये कर सकते हैं। और गवर्नमेंट भी यकीनन देखेगी कि अगर तबीयत ठीक है फिर तो उनको उस तरीके से रिलीफ नहीं मिलेगा जिस तरीके का वो रिलीफ चाहते हैं, लेकिन अगर कोई मामला होगा तो उस पर यकीनी तौर पर गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ कंसेशन देना पड़ेगा और गवर्नमेंट देगी। तो मुझे लगता है कि वो एक लिहाज से उनका ये एतमाद भी है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पे, जिस अदालत को वो मान ही नहीं रहे थे पीटीआई वाले, तो वो उन पर अब अपना एतमाद भी शो कर रहे हैं और निज़ाम पे किसी न किसी तरीके से जो है वो अपने एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं। अच्छा, अगर हुकूमत ये कह रही है कि तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम तो की जा रही हैं, अपोजिशन जबकि खुफिया मुआयने और मालूमात छुपाने का इल्ज़ाम लगा रही है, एतमाद का जो डेफिसिट है इब्तदा से इस मामले में नज़र तो आया है, क्या पीटीआई बानी के सेहत के मामले पर सियासी दबाव का दायरा कार बढ़ाएगी? मेरा ख्याल है उन्होंने ऑलरेडी बढ़ा दिया है। ओके। अब इससे मज़ीद क्या बढ़ाएंगे, उन्होंने ऑलरेडी इस पे जो है वो एक अपना सियासी बयानिया बना लिया है और वो इसको कंटिन्यू रखेंगे यकीनी तौर पर। और उनकी कोशिश यही होगी कि ये इशू ज़िंदा रहे जिसकी बेस के ऊपर उनको इस वक्त तफसीलात मिली हैं कि जेल में जो है वो बानी की कंडीशन कैसी है। सो एक आँख के मसले को लेकर जितनी तफसीलात आई हैं तो वो जो उनका क्लेम था वो तो यकीनी तौर पर गलत साबित हो रहा है, लेकिन ये जो आँख वाला मसला है वो इसको अपनी पॉलिटिक्स का हिस्सा बना के रखेंगे ताकि पब्लिक सेंटिमेंट को जो है वो अलाइव रखा जा सके। इस सारी सूरत हाल पर आपने खुद भी देखा होगा कि बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई को किसी जानलेवा बीमारी की सूरत में ही बैरून मुल्क भेजने पर गौर हो सकता है। तो क्या ये बयान किसी मुमकिन ऑप्शन को खुला रखने का इशारा दे रहा है या फिर स्नब कर रहा है कि दरवाजे बंद है? मेरा ख्याल है बैरिस्टर दानियाल चौधरी हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन उनसे तो पूछ के ना कोई भेजेगा और ना उनको बता के कहीं इलाज के लिए भेजा जाएगा। इलाज का फ़ैसला जहाँ पर होना होगा वहाँ हो जाएगा और मेरा ख्याल है दानियाल को पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या फ़ैसला होगा। तो इसलिए उनका ये कहना मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। उनको नहीं पता होगा जिस वक्त इलाज कराने या ना कराने का जो भी फ़ैसला होगा। वैसे हनीफ अब्बासी ये कहते हैं कि सियासत में हरफ आखिर नहीं होता और डील जो है वो दो तरफा रजामंदी से होती है। क्या मौजूदा हालात में पसे पर्दा राब्तों का इम्कान बढ़ रहा है? अब पसे पर्दा राब्तों का इम्कान तो मैं कभी भी रद्द नहीं हो सकता, वो किसी न किसी सूरत चलता ही रहता है और यकीनन दो तरफा ही होती है डील, जब भी होती है एक तरफा नहीं होती। इस वक्त तो फ़िलहाल दूसरी तरफ को कोई न जल्दी है ना दिलचस्पी है किसी किस्म का डायलॉग इस तरह करने में। वो निज़ाम की हद तक तो है यकीनन कि निज़ाम चलता रहे, उसके लिए इंगेजमेंट रखी हुई हैं, लेकिन ऐसी कोई डील जिसकी पीटीआई उम्मीद कर रही है तो वो ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। यकीनी तौर पे बात ठीक है कि दो तरफा, और ज़ाहिर है हनीफ अब्बासी साहब को तजुर्बा भी है क्योंकि उनकी हुकूमत ये सब कुछ माजी में कर चुकी है। ठीक है, आदिल अब ये बताएगा कि अगर सेहत का मामला सॉर्ट आउट हो भी जाता है वक्ती तौर पर, तो फिर भी क्या सियासी महाजराई कम होगी या नहीं हो पाएगी? असल तसादुम आइंदा अदालती फैसलों पर मुंतकिल हो जाएगा? क्या आपको नज़र आ रहा है होने जा रहा है?
सियासी महाजराई बरकरार रहेगी, सेहत का मामला बेहतर भी हो जाए तो वो बरकरार रहेगी, लेकिन इशू उस तरह उनके पास अलाइव नहीं रहेगा, उस तरह से वो उसको टेकअप नहीं कर सकेंगे। अगर सेहत वाला मामला 1-2 रिपोर्ट्स और क्लैरिटी आ गई, ये पोजीशन अगर क्लैरिटी आ गई तो फिर उसके बाद इशू ज़ाहिर है उस तरीके की जान नहीं रखेगा। लेकिन सियासी महाजराई तो बहरहाल हर सूरत रहेगी, चाहे इशू हो या ना हो, वो तो अपनी जगह पर है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप आगे हम ज़हमत देते रहेंगे। वेल, इसी के साथ एक मुख्तसर सा ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। खुश आमदीद। खबरें तो यह हैं कि क्या कल शहर कराची में बारिश होगी? वेल, मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी आने वाले दिनों में, और कुछ मतला साफ होने की भी बात कर लें। आप सबको पता है हम ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान के बाबरकत महीने की इब्तिदा कब से होगी ये तो चांद देख के पता चलेगा। तो सब पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब। अंजुम साहब, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अंजुम साहब, क्या सिचुएशन है? सुनने में आ रहा है कि कराची में कुछ बारिश का इम्कान है, बताइए प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया। देखें, बारिश का सिलसिला जो है गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बलूचिस्तान में जारी और सारी है, और इसका इम्पैक्ट रात से जो है सिंध के शुमाली और मगरबी अजला में भी नज़र आ रहा है, और ये सिलसिला जो है मज़ीद आज फैलाव करेगा मुल्क के बालाई इलाकों की जानिब। और तवक्को इस बात की है कि आज दोपहर तक जो है वो कराची में भी हल्की से मुतदिल बारिश का इम्कान मौजूद है। ठीक है अनु साहब, ये बताइएगा कि रमज़ान आने वाला है, हर कोई यही होप कर रहा है कि क्या पाकिस्तान में रोज़े 18 तारीख से होने जा रहे हैं या 19 तारीख से होने जा रहे हैं। अब ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि मतला कैसा रहने जा रहा है। क्या ये इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि आज चांद साइट ऐसी मिल सकेगी कि हम देख सकें? जी, साइंसी तज्जिए के मुताबिक जो है वो इस साल जो है 29 शबान को जब रुयत हिलाल कमेटी का इजलास होगा तो चांद नज़र आने के अच्छे चांसेस हैं। तो तवक्को इस बात की यही है कि इस साल शाबान जो है वो 29 तारीख का होगा और उसके बाद जो है वो रमज़ान आ जाएगा। ओके, अच्छा अनुम साहब, दोबारा बात करते हैं। तो अगर हम बारिश की पेशगोई कर रहे हैं तो यानी कि पहला अशरा कम से कम बड़ा ज़बरदस्त खुशगवार रहेगा। पिछला साल भी मुझे याद आ रहा है कि ऐसा ही रहा था, गर्मी फिर बतदरीज बढ़ी थी सिंध की अगर बात करें तो। इस बार भी हम यही एक्सपेक्ट करें? जी देखें, सिर्फ पहला अशरा नहीं, तवक्को इस बात की है कि रमज़ान के 2 अशरे जो हैं वो इंशाल्लाह जो है वो मुतदिल मौसम के साथ गुजरेंगे थ्रू आउट द कंट्री। ऑफ कोर्स इसी बात है कि शुमाली इलाकों में अभी भी ठंडक मौजूद है, ताहम जनूबी अजला में थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत नज़र आ रही है, जिसको आप मौसम बहार कहें। ऐसा गर्मी तो नहीं है, लेकिन ये है कि रातें हल्की खुनक रहेंगी और दिन के औकात में सूरज की थोड़ी सी तपिश ज़रूर महसूस होगी। ताहम सेकेंड वीक ऑफ मार्च से जो है गर्मी की शिद्दत में स्पेशली जो जनूबी इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। और अंजुम साहब, आखिर में हमें ये भी बता दीजिएगा कि आने वाले जो दिन है, यानी अगर नेक्स्ट 2 वीक्स या ओवर 2 वीक्स की हम बात करें तो क्या बारिश का इम्कान है? जी देखिए, फरवरी के आखिर में एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों को तो ज़रूर मुतासर कर सकता है, ताहम अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में आता है या नहीं। ठीक है। और बालाई इलाकों का भी बताते जाइए, क्या सूरत हाल रहेगी? जी, नॉर्दर्न एरियाज़ में देखिए ये बारिश का सिलसिला जो मौजूदा है ये अभी आज से जो है मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासर करना शुरू करेगा, और इस बात की तवक्को है कि बालाई इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी एक स्नोफॉल का स्पेल भी हो सकता है। तो ये बात तो ज़हन में रखिएगा कि अभी मुल्क के बालाई इलाकों में से ठंडक नहीं गई है, और ये सिलसिला वहाँ पर फरवरी के एंड और मार्च के पहले वीक तक रहेगा। ठीक है। और मुख्तसरन एक दफ़ा ये जानना चाह रहे हैं कि हर कोई बात कर रहा था आज सुबह, अभी कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद कराची में बारिश होने जा रही है, तो क्या वाकई कराची में बारिश होने जा रही है आज, कल या परसों में? जी बिल्कुल, कराची में आज बारिश के अच्छे इम्कानात मौजूद हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आज दोपहर तक जो है वो कराची में बारिश के इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो लाइट टू मॉडरेट ही हो। ऑल राइट अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। होप कर रहे हैं कि कराची में ठंडी हवाएं तो चल रही हैं, लेकिन एक बारिश हो जाए तो ये थोड़ा सा जो मतला है साफ भी हो जाएगा और मट्टी भी बैठ जाएगी, एंड मौसम और शायद कुछ अरसे तक अच्छा चलेगा कराची में। यार ले रहे हैं एक ब्रेक, सी यू अक्रॉस। वेलकम बैक।
बैक, रमज़ान की आमद है और ऐसे में ऐसा कैसा हो सकता है कि जो चीज़ें हैं वो महंगी ना हो। और मुल्क में रमज़ान मुबारक से पहले ही हम देख रहे हैं कि महंगाई का तूफ़ान पहुंच चुका है। फिर चाहे वो फल हो, सब्जियां हो, गोश्त हो, सबकी कीमत जो है आसमानों से बातें कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, हम ये देख रहे हैं कि किरायों में भी इजाफा किया जा रहा है। कल जब ये हम अनाउंस कर रहे थे कि पेट्रोल प्राइसेस ऊपर गई हैं, उसके बाद हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हर चीज़ की जो कीमत है वो ऊपर जाएगी और एज एक्सपेक्टेड वैसे ही हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, हर बार की तरह इस बार भी सवाल यही कि क्या सरकारी नरफनामे सिर्फ कागज़ की हद तक महदूद हैं? सरकारी फहरिस्त और मार्केट रेट के दरमियान वाज़ेह फ़र्क इस अमर की निशानदही करता है कि कीमतों के तयन का निज़ाम मौसर निगरानी से महरूम है। सवाल ये भी है कि क्या ज़िला इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म इस बार भी बस रस्मी कार्रवाई तक ही महदूद रहेंगे या रमज़ान के दौरान सार्फिन को हकीकी रिलीफ देने के लिए सख्त निगरानी, फौरी जुर्माने और सप्लाई बहाल के अमली इक़दाम किए जा सकेंगे? इसी पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद और लाहौर से। इस्लामाबाद से हमें उमर हयात ने ज्वाइन किया है और लाहौर से अब्दुल रहमान ने ज्वाइन किया है। कुछ देर में कराची से भी हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट साथ से जानेंगे कि एक्चुअली क्या सूरत हाल बन रही है कराची में जब हम महंगाई की बात करते हैं। पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं। अब्दुल रहमान, ये बताइएगा कि हर रमज़ान वैसे तो यही होता है, लेकिन अब आपसे बात करने का मकसद यही हो सकता है कि लाहौर में कितनी महंगाई आप देख रहे हैं, कितना इजाफा हो रहा है बेसिक नेसेसिटी की जो अशिया है उसमें? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने बात की कि हर रमज़ान से पहले ही महंगाई का जो तूफ़ान है वो आ जाता है, तो इसी तरह इस रमज़ान से पहले ही लाहौर में भी महंगाई का एक तूफ़ान दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे इस वक्त शादमान मार्केट, लाहौर की शादमान मार्केट के सहूलत बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पे जब मैं पहुँचा तो जो फलों के रेट्स देख के तो काफ़ी मुझे हैरानी हुई है, क्योंकि फल ऐसी चीज़ है जो हर शहरी जो मौसमी फल है ख़ास तौर पे वो ख़रीदता है। तो यहाँ पे जो किन्नू हैं वो 350 रुपये दर्जन के हिसाब से बिक रहे हैं। इसी तरह केला जो है वो जो रूटीन में 100 रुपये दर्जन था, वो आज जो अभी का रेट है वो 250 रुपये दर्जन के हिसाब से बिक रहा है। तो ये वो महंगाई का तूफ़ान है जिससे आम जो शहरी है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है। इसी मार्केट के अंदर जो है किसी भी दुकानदार के पास चीनी दस्तयाब नहीं है, जो कि डीसी रेट के मुताबिक जो है वो 140 रुपये किलो बिकनी चाहिए, मगर जो आम परचून फरोश है उसके पास चीनी जो है वो ब्लैक में 170 रुपये से लेकर 190 रुपये तक बिक रही है। आज से 3 दिन कबल जो है लाहौर में बचत बाज़ार जो है वो लगाया गया था, 3 दिन लगा रहा। वहाँ पे हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि लंबी लंबी कतारों में लग के शहरी जो है वो चीनी सरकारी रेट पर ख़रीदने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे रहे। आटा जो है वो भी शहर के अंदर नायाब है। और ऑयल की बात करें तो ऑयल जो है वो 600 रुपये फ़ी किलो तक बिक रहा है। और जो टमाटर थे आज से चंद दिन कबल 40 रुपये किलो बिक रहे थे, वो आज उसका रेट जो है वो 100 रुपये किलो है। बढ़ते चले जा रहे इसी हैं तरह क्योंकि रमज़ान का बाबरकत महीना आ रहा है और ऐसे में पाकिस्तान में महंगाई ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? इस्लामाबाद चलते हैं, उमर हयात खान हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? जैसे लाहौर से बता रहे थे हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान के बचत बाज़ार में भी बचत की कोई सीन नहीं है, इस्लामाबाद में क्या मामला है? देखिए जी, जाहिर है कि जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर उसके बाद जो दीगर अशिया हैं उनके नरखों में भी इजाफा हो जाता है। और फिर एक और मामला है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो सरगर्म हो जाते हैं और वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और फिर वही अशिया रमज़ानुल मुबारक में महंगी फ़रोख्त की जाती हैं। अब मामला ये है, इस्लामाबाद के अंदर अगर हम देखें तो जो आटा है, चीनी है, चावल, दालें, इनके रेट्स तो इस अंदाज से अभी तक नहीं बढ़े रमज़ान की आमद से पहले, लेकिन आटा अब भी जो है वो 20 किलो का जो थैला है वो 2800 रुपये का दस्तयाब है। चीनी 152 रुपये किलो है। और अगर देखा जाए तो इससे कबल आटा जो था वो तकरीबन 2950 रुपये तक गया, वहाँ से 2800 तक वापस आया, लेकिन यही आटा जो है वो 1600-1700 से जो है वो 2950 तक गया। अब रमज़ानुल मुबारक में हुकूमत का जो बचत बाज़ार हुकूमत ने कायम किया है, उस बचत बाज़ार में जो आटे का 20 किलो का थैला है वो भी 1850 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। और लेकिन इस्लामाबाद में जो अशिया खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों में जो एक माइनर इंक्रीज़ तो है, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महंगी होती जा रही है और रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ये चीज़ें महंगी होती हैं, उनमें फ़्रूट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। केला जो है
जो 150 रुपये या 100 रुपये दर्जन फ़रोख्त हो रहा था वो अब 250 रुपये दर्जन फ़रोख्त हो रहा है। स्ट्रॉबेरी जो है वो 800 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। कीनू जो है वो भी 300 से 400 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह सेब जो है वो महंगा हो रहा है और बाकी जो चीज़ें हैं फ्रूट्स की जो बाकी जो चीज़ें हैं वो भी महंगी होती हमें नज़र आ रही है क्योंकि रमज़ान मुबारक और में हम हमने देखते वो हैं दिन भी देखा कि है लोग जब कुछ फ्रूट्स दिन का पहले इस्तेमाल तक ज़्यादा फ्रूट्स जो करते थे हैं। वो अफ्तार शॉर्ट में हो गए थे, फ्रूट्स नज़र ही नहीं आ रहे थे और वेट किया जा रहा था कि जैसे ही रमज़ान करीब आएगा इनको महंगा करके बेच दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। उमर और अब्दुर्रहमान आप भी हमारे साथ मौजूद रहेगा। कराची से हमारे नुमाइंदे साद गुज्जर ने हमें ज्वाइन किया है। साद, कराची में क्या सूरत हाल नज़र आ रही है महंगाई की? देखिए जी, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के बिल्कुल सेंटर में। एक मशहूर मार्केट है जहाँ पर होल सेल्स की दुकान यहाँ पर मौजूद हैं और अशिया खुर्दो नोश की कीमतों में जो इजाफा देखा जा रहा है उसके हवाले से हम बात करेंगे। आगे रमज़ान मुबारक का महीना है और कितनी मुश्किलात हैं, शहरी किन मुश्किलात से दो चार हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं। अंकल ये बताइएगा कितनी मुश्किल है, रमज़ान मुबारक के महीने सर पे है, लोग क्या क्या सोच रहे हैं इस वक्त? इस वक्त यही लोग सोचते हैं किसी तरह भी घर के मुश्किलात को हल करें क्योंकि चीज़ों की तो हर चीज़ की ज़रूरत है। कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ की ज़रूरत होती है लेकिन हर चीज़ महंगी हो गई है। जैसे रमज़ान आता है हर मुल्क में, पूरे तकरीबन दुनिया के जितने तरीन मुल्क है सब जगह सस्ता होती है लेकिन एक वाहिद हमारा पाकिस्तान मुल्क है कि यहाँ हर चीज़ महंगी हो जाती है। सही। चाहे सब्ज़ी से लेके गोश्त फल फ्रूट हर चीज़ महंगी हो जाती है, कोई चीज़ सस्ती नहीं होती, हर चीज़ महंगी हो जाती है। बच्चे फरमाइश करेंगे फ्रूट की, इन सब चीज़ों की, कैसे एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास तबका कैसे उसको पूरा करेगा? गरीब तबका तो छोड़ ही देते हैं। ये तो बड़ा ही मुश्किल है, गरीब आदमी के लिए फल फ्रूट लेना बड़ा मुश्किल है। ये कि वो बस अपने किसी तरह से ही गुजारा करता है, किसी तरह से ही बिजा, लेकिन है मुश्किल, बहुत मुश्किल, टफ टाइम है, बहुत टफ टाइम है। देखिए जी, शहरी जो है वो किन मुश्किलात से दो चार हैं। जब उनके मुश्किलात पर हम बात करते हैं तो अफसोस भी होता है, शर्मिंदगी भी होती है, लेकिन बात भी करना ज़रूरी है। रमज़ान मुबारक का महीना बिल्कुल सर पर खड़ा है जबकि इस शहर में ना तो पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। और जब एक शहरी घर से बाहर कुछ ख़रीदने के लिए निकलता है तो गरीब आदमी तो सोचता भी नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास आदमी जब मार्केट में आता है तो उसको अंदाज़ा होता है कि बच्चों के लिए कुछ फ्रूट ले लेता हूँ, समोसे पकोड़े ले लेता हूँ या फिर कोई छोटा मोटा कोई गोश्त का सामान अगर मैं ले लेता हूँ तो उसके बाद उसकी जेब से 2000 रुपये इस हिसाब से अगर लगाया जाए तो महाना 60,000 रुपये बन जाते हैं सिर्फ चीज़ों की खरीदो फरोख्त में। एक आम आदमी बेहद परेशान है। पूरे मुल्क में अगर देखा जाए तो किस तरीके से महंगाई बढ़ती चली जा रही है और रमज़ान मुबारक के एक बाबरकत महीने के अंदर जहाँ पर शहरी इबादत करने के साथ साथ जो है आप हमें अपडेट कर रहे थे कराची से, जबकि इस्लामाबाद से उमर हयात और लॉर्ड अब्दुल हमारे साथ मौजूद थे। तो ये सूरत हाल है और ये हर बार की, हर साल की सूरत हाल है। हर साल की सूरत हाल तो ये भी है कि कहा तो ये जाता है कि इस बार प्राइस मैकेनिज्म जो कमेटी है वो फाल होगी, इस बार किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, इस बार बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन होता इसके बरक्स है। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब, आप चेयरमैन होलसेल एसोसिएशन हैं। इब्राहिम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप लोग बुलाते हैं, ये भी बहुत शुक्रिया। आप लोग कम से कम देखें महंगाई के दौर में आवाज़ बोल उठाता है। अच्छा सर, क्या मामलात हैं? आप सबसे तवाना आवाज़ हैं बुनियादी तौर पे इन सारी चीज़ों की। प्राइस मैकेनिज्म, कंट्रोल लिस्ट और ये वाले फाल हो गए हैं अब ज़बरदस्त हर ज़िले में। हर दफ़ा हम महंगाई का रोकना रोते हैं, फाल कौन होगा? पहले तो ये बताए ना। जब आप ये बताएं इदारे जो जिन जिन सीटों पे बैठे हैं क्या वह ईमानदारी से हक अदा कर रहे हैं उन सीटों का? ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ। हम बोले हैं होलसेल में ये रेट है, रिटेल में ये रेट है, मैं माना आपकी बात। चाहे होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो, सज़ा और जज़ा का कानून हो। ये चालान सिस्टम हम बना देते हैं ना, 10,000 रुपये का चालान, फिर वो 10,000 से ज़्यादा तो एक दिन में कमा लेते हैं। तो फिर इसमें कौन सी नई बात कर रहे हैं हम? महंगाई तो हम कर ही रहे हैं, सालों से कर रहे हैं। अमल दरामद होता नज़र नहीं आता। आप कहें महंगाई नहीं है, अब वही हम तनख्वाहें हमारी वही हैं 30-35 हज़ार रुपये। हमें एम्प्लॉइज़ को भी हमें देखना है कि वो किस तरह रोज़गार कमाएं, फीसें कैसे भरे, ग्रोसरी कैसे दे, बिजली के बिल, गैस के बिल, ये सबको रहम नहीं आता क्या? क्या पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट, पाकिस्तान के सियासतदान, क्या उनके हिस्स, क्या हम लोग नहीं बनना चाहते कि उन गरीबों के लिए, मिडिल लोगों के लिए आवाज़ बने? कुछ अब्दुल रऊफ़ साहब कीमतों का तो कुछ बताएं, क्या मामला? बता देता हूँ। प्रेडिक्शन है कि अभी एक तो बता दें कि क्या है और फिर कितनी हो सकती है। देखिए आटे में आप समझ लें कि होलसेल के जो प्राइस फिक्स हैं, जो आटे के 115 रुपये का 2.5 नंबर आटा है और 130 रुपये का फाइन आटा है।
चक्की का आटा जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में आता है वो 160 रुपये पहुँच चुका है और आइंदा वाले दिनों में ये 10 रुपये और मज़ीद इजाफा होगा। और कमिश्नर साहब ने जो लिस्ट अनाउंस की है मैं वो भी आपसे कह दूँ कि उन्होंने 2.5 नंबर आटे का लिस्ट अनाउंस की है 105 रुपये। मुझे बताएं कहाँ मिलेगा 2.5 नंबर आटा? 115 होलसेल में है तो कैसे मिलेगा? एक अवामी आटे का ऐलान किया गया है, अवामी आटा, अवामी आटा, अवामी आटा। सवाल ये है अवामी आटा होता क्या है? फ्लोर मिल मालकान जो एक 10-15 थैलियाँ रख देते हैं उससे हमारा नाटक बना हुआ है ये। अच्छा। और अमल दरामद कुछ नहीं है। कहीं मिलता हुआ नजर आए तो हमें भी बता दीजिएगा। अच्छा। मैं बाकी दाल चावल में आप चावल में देखें रेट बहुत बढ़ गया है, 80 रुपये किलो का इजाफा हो चुका है। इसकी वजह बेसिक ये हुई है कि हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट का रिबेट यानी उनके लिए सब्सिडी का अनाउंस किया है 10%। अब इसमें मैं आपको ये बोल दूं कि अगर वो बासमती की पहचान करना चाहे 386 C9 जो भी जाता है वो बासमती की शक्ल होती है। $1600 या $1500 या $1000 उस पर 10% का मतलब हुआ कि $150 और उस पर $100 सब्सिडी का अनाउंस है। 35 लाख टन का क्रॉप होता है। मैं आपके सामने कह रहा हूँ 28 लाख टन हम खुद खाते हैं। अब हमारे पास रह जाता है, कुछ एक्सपोर्ट हो जाता है, 3 लाख टन रह गया। अब मुझे बताएं हम क्या बासमती से कोई ना खाए? ये किस तरह का सब्सिडी हुई है? और देखें ईरी 6 हमारा बम्पर क्रॉप होता है, वो जो हमारी जरूरत है। इंडिया बीट कर को हम नहीं कर सकते, थाईलैंड को नहीं बीट कर पा रहे, हम वहाँ सब्सिडी देते जो 3% की जगह 10% देते तो ईरी 6 हमारे यहाँ खाया नहीं जाता, वो नॉन बासमती हमारा एक्सपोर्ट हो जाता। तो ये उल्टा कानून आया है, एक उल्टा कानून आया है ये अवाम के लिए। क्या रमजान में वो एक वक्त भी बिरयानी ना खाए? ये लम्हा फिक्रिया है, उसके ऊपर कोहराम मच गया। 80 रुपये किलो इजाफा और आइंदा वाले दिनों में मजीद 100 रुपये किलो इजाफा होगा। जी ये तो बहुत क्योंकि ये बासमती जो आप चावल हमारे यहाँ 370 रुपये अभी भी बिक रहा है, लेकिन आप रिटेल में लेने जाएंगी तो 550 रुपये किलो है। आप रिटेल में चना दाल लेने जाएंगी जो बेसिक है वो 210 रुपये रिटेल में देने जाएं, 360 रुपये। बेसन आप देख लें, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि 205 रुपये प्योर बेसन आप देख लें, 300 से नीचे कुछ भी नहीं है। अच्छा माश की दाल 400 रुपये किलो है, वहाँ 550 है। तो ये मैकेनिज्म बनाएगा कौन? असल में रिटेलर जो कोहराम मचाते हैं 30% प्लस, कोई दुनिया का ऐसा कानून नहीं है। सवाल तो हमें आपसे करना चाहिए कि ये निजाम बनाएगा कौन? मतलब हम देखें हम निजाम बनाना तो बना हुआ है, चलाएगा कौन? हाँ मैं बता रहा हूँ, निजाम बनाना हम चाह नहीं रहे हैं। हम बोलते हैं, कमिश्नर साहब से भी हमने यही दरख्वास्त की थी कि सर आप लिस्टें तो अनाउंस कर देते हैं, इस पर अमल दरामद कहीं होता नजर नहीं आता। ब्यूरो ऑफ सप्लाई, प्राइस कंट्रोल, DC, AC तमाम को फील्ड में उतारें, ताजिर बरादरी को भी एतमाद मिले, उनसे चंद ताजिरों को भी साथ शामिल करें और उनके साथ हम भी अमल दरामद कराने के लिए साथ हैं, चाहे होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो, किसी को नहीं बख्शा जाए। इब्राहिम साहब एक्शन होता है तो फिर ताजिर बरादरी भी तो खड़े हो जाते हैं ना कि नहीं हम नहीं होने देंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं आप मुझे बताएं, सजा और जजा का कानून आप कहेंगे ना तो आप उनके सजा दें और 6 महीने की दें उनको, ताकि आइंदा ये काम करते हुए मुनाफाखोर जिस तरह दंदनाते फिरते हैं, गरीब और मिडिल लोगों को लूट रहे हैं, उन लूटमारी को तो खत्म करें ना। महंगाई हम कर रहे हैं तो महंगाई के लिए कंट्रोल भी तो कर रहे हैं ना। इब्राहिम साहब अफसोस की बात यह है कि हम कर ही रहे हैं, लेकिन इस्लाम का सबसे ज़बरदस्त महीना रमज़ान का महीना, उससे पहले ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अच्छा एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा होती है, साल से हम सुनते हुए आ रहे हैं, फल है, केला है, अभी 200 दर्जन मिल रहा होगा, ठीक है ना, या हाँ 160 अभी जाएगा वो रॉकेट। कहते हैं पीछे से महंगा आ रहा है, ये पीछे से महंगा की साइंस अगर आप बता दें ये मैं बड़ी मेहरबानी, ये साइंस भी बता देता हूँ। देखिए आप पहले ये समझ लें कि एक फ्रूट वाला आखिर में एंड ऑफ डे जो होता है ठेले पे लेंगे या एक स्टॉल लगा होगा वहाँ से लेंगे आप, नई सब्जी मंडी नहीं जा सकते आप, कई किलोमीटर दूर है, तो वो तो आप किलो ले आधा किलो लेंगे, जो जिसकी अस्तात हो। लेकिन मेरे को ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ
कि एक 100 रुपये किलो का अगर फर्ज कर लें कि 50 रुपये किलो केला वहाँ से आ रहा है और यहाँ जाके उसके लवाजमात इतने लगाए गए हैं कि वो उस पर भी कदगन, उस पर भी टैक्स, इस पर भी टैक्स। अब आगे चलेंगे तो आप ठेले पे जाएंगे ना, तो वहाँ भी पुलिस, केएमसी सभी भत्ता वसूल करती है। तो महंगा तो होगा ना, केला या फ्रूट महंगा तो ये होगा है ना। पीछे से आने की ये महंगा भत्ता आने सिर्फ की। रमजान में किया जाता है, नहीं, मतलब नहीं, और पूरे महीने भत्ता में नहीं होता हर किया जगह है। मैं एक्चुअली ये बात रमजान करना में चाह रही डबल हो हूँ जाता है। हाँ नहीं देखिए, आप मेरी बात सुने। एक ठेले वाला बेसिक समझ लें, ये ठेला लगा हुआ है ना, वो 10,000 रुपए का माल हो, वो भी उधार में लेते हो जी गरीब जी लोग। जी जी और डबल रेट इसलिए होता है कि जो मंडी से बेचते हैं ना, वो डबल रेट में बेचते हैं, उधार भी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही बड़ा है। तो अब गरीब लोगों के लिए आप उन पे ठेलों पे चालान कर रहे हैं, हुआ है, इससे क्या होगा? अब एक आदमी ठेला लेके बैठा है, एक आदमी आता है 500 रुपये दो, एक आदमी 1000 रुपये दो, एक बोलता है ये दो, तो ठेले वाला क्या अपने थर पीटे? वो तो 150 रुपये किलो केला बेचेगा, ताकि वो 50 रुपये बिकना चाहिए, 100 रुपये बिकना चाहिए। तो ऐसे लम्हात आते हैं। और दूसरी मैं कह दूं आपसे बात, एडिबल ऑयल जो आप देख रही हैं कि पाम और ओलियन, वो तो 415 रुपये है, लेकिन जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में सोयाबीन और इस्तेमाल होता है, उस पर 80 रुपये किलो इजाफा अचानक कर दिया गया है। अचानक कर दिया गया। रमज़ान के फेस्टिवल जो होता है, पूरी दुनिया में फेस्टिवल होते हैं, लेकिन रियायत दी जाती है। यहाँ हम लोग फांसी लगाना चाहते हैं कि गरीब को कुछ न खाने दें। 2 वक्त की रोटी के भी लिए मुश्किल है। आप 41% बेरोजगारी है, तो आप इसमें क्या बोल रहे हैं कि क्या फ्रूट खिलाएगा? बिल्कुल। और क्या वो लेगा? क्या अपने बच्चों को वो दूध दे सकता है? कितना महंगा दूध है, आप ये देखें तो सही। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल इन ठीक। लम्हात में हमें ये बात करनी चाहिए, एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंसान। और हम जो बोलते हैं शैतान आज़ाद है, कहाँ आज़ाद है भाई? शैतान तो हम खुद बने पड़े हैं, हम बने हुए खुद हैं। बिल्कुल ठीक है, चले सर। हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो शैतान हम वो है, बिल्कुल ठीक हम है। मुनाफाखोरी कर रहे हैं तो शैतान आप हम वो है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं और ये हमारे दिलों को दुख भी देती है ये बातें। अब्दुल रही साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद थे। सबसे मोतबर तरीन महीना होता है रमज़ान का। हम दर्स देते हैं कि अपना ख्याल रखें, अपने साथ दूसरों का ख्याल रखें, लेकिन रियासत माँ की तरह होती है, जो भी वो प्रेसिडेंट सेट करती है, अगर वहीं से हम देख रहे हैं कि ज़रूरी अशिया पर महंगाई बढ़ गई है, तो फिर आने वाले वक्त में हम क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। वेल विद दैट हम एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रिया का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल कर लिया है। ये दौरा कई हवालों से तारीख़ी आमद रखता है। 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का ऑस्ट्रिया जाना सिफारती सतह पर एक बड़ी पेशरफ करार दिया जा रहा है। बिल्कुल, और इससे पहले 92 में नवाज शरीफ ने वियना का दौरा किया था। वियना में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रियन क़यादत से मुलाकातें भी की हैं, जिनमें 2 तरफ़ा ताउन, सरमायाकारी और तजारती रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई है और दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए हैं। दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म बरतानिया पहुँच गए हैं, जहाँ पर सफारती सरगर्मियों का सिलसिला जारी रहेगा और वज़ीर आज़म के सफारती दौरे के बाइस वो बांग्लादेश में जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है, उसमें वो शिरकत नहीं कर पाएंगे। और बांग्लादेश की जो तकरीब हल्फ बर्दारी है उनके वज़ीर आज़म की तारिक रहमान की, उसके हवाले से आपको बता दें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर एहसान इकबाल कर रहे हैं। एहसान इकबाल पहुँच भी चुके हैं वहाँ पे और वहाँ उनका बड़ा ही पुरतफाक इस्तकबाल हुआ और अहम मुलाकातें भी वो करेंगे। इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर जौहर सलीम, आप प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के। जौहर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। स्टार्टिंग विद दिस दौरा, ऑस्ट्रियन जो हैं उन्होंने बड़ी आवभगत की है वज़ीर आज़म की, और आई वाज जस्ट रीडिंग टू वन न्यूज़, वो तो वज़ीर आज़म की जर्मन ज़बान के भी बड़े मुख्तलिफ हुए। वेल दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू गो ऑन द इंटरनेशनल टूर्स। लेकिन हमने देखा पिछले दिनों में पाकिस्तान अपने सिफारती जो टेंटिकल्स है उनको ना सिर्फ फैला रहा है बल्कि उनकी रूट्स को मजबूत कर रहा है। आई एम रेफरिंग टू द कॉकेशियन स्टेट्स, स्तान कंट्रीज़ में मुतादिद हमारे विजिट्स, उनके प्रेसिडेंट्स, उनके प्राइम मिनिस्टर्स के हमारे यहाँ विजिट्स, एंड नाउ दिस ऑस्ट्रियन विजिट, और उसके बाद अब वो लंदन जा चुके हैं। हाउ सिग्निफिकेंट इज़ दिस विजिट आफ्टर 1992?
जी, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। ऑस्ट्रिया इज एन इम्पोर्टेंट कंट्री इन यूरोप। देखिए, आप ये वहाँ के अमीर तरीन मुल्कों में आता है। वियना एक बहुत ही अहम कैपिटल है। बल्कि उनके ये देखिए जर्मनी के साथ ही हैं और जर्मनी बोली जाती है, आपने सही कहा। बल्कि जर्मनी में मैं एम्बेसडर भी रहा हूँ, फिर इसके नेबरहुड में इटली में भी मैं एम्बेसडर रहा हूँ, तो मुझे खासी वाकफियत है इस रीजन से। इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत देखिए, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, ये ट्रेड हमारी है दुनिया में सबसे फेवरेबल ट्रेड वो यूरोप के साथ है। जी जो हमें सबसे ज्यादा ट्रेड सरप्लस मिलता है वो नॉर्थ अमेरिका से मिलता है, और उसके बाद और उसके अलावा यूरोप से। सही इसी ऑस्ट्रिया से अगर फॉर एग्जांपल हम अपनी ट्रेड की बात करें तो अगेन काफी हैवी ट्रेड सरप्लस हमारी साइड पे है। ऑल्दो के टोटल ट्रेड कोई 500-600 मिलियन डॉलर की है, तकरीबन 600 मिलियन डॉलर की, लेकिन उसमें इजाफे के बहुत ज्यादा मौके हैं। तो अब ये 30 सालों के बाद, ये बिल्कुल आपने सही कहा, 92 के बाद ये विजिट हो रही है, और ये 70th एनिवर्सरी भी है पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। तो ये अहम होता है कि जो पाकिस्तान के अब इतने अरसे के बाद एक टॉप लेवल विजिट जब होती है, तो उसमें फिर आप रिव्यू करते हैं सारा जो एम्बिट है रिलेशंस का, उसको भी, और साथ ही साथ फिर देखते हैं, जिसे हम कहते हैं अपने डिप्लोमेटिक पार्लांस में, यू एक्सप्लोर वेज एंड मीन्स टू एनहांस कोऑपरेशन in a lot of different areas, खसूसन इकोनॉमिक साइड पे, ट्रेड साइड पे, इन्वेस्टमेंट साइड और पे। जो सब कितना इम्पोर्टेंट है या कितना सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान के लिए ऐसी नेशंस के साथ जो कि न्यूट्रल अप्रोच रखती हैं जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उनके साथ अपने रवाबित को मजीद बढ़ाने में। जी, ये भी आपने सही कहा। देखिए, ऑस्ट्रिया बहुत अरसे तक बिल्कुल यूरोप में एक न्यूट्रल मुल्क रहा है, ऑल्दो कि अब बिल्कुल ये जाहिर है यूरो अटलांटिक अलायंस का हिस्सा है, वेस्टर्न यूरोप का एक अहम मुल्क है। अभी देखिए, वहाँ पे जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के रोल की बात की है, जो है ना, दोनों अपने हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स ने। साथ ही साथ ये भी कहा है कि मल्टीलैटरलिज्म की जो है ना वो बहुत जरूरी है, और यूनाइटेड नेशंस जो है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ताकि जो दुनिया के जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो पीसफुली हल हो, और डायलॉग के थ्रू, यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर है उसके मैकेनिज्म के थ्रू। तो बिल्कुल जो है पाकिस्तान का भी इस पर इत्तेफाक है, और ऑस्ट्रिया तो इस बारे में हमेशा ही बहुत एम्फसाइज करते हैं वो। इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि देखें, एक बिजनेस फोरम भी हो रहा है इस विजिट के दौरान, तो उसमें दोनों मुल्कों के जो बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं वो शिरकत कर रहे हैं, तो उससे भी काफी मौके मिलेंगे कोई इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन बढ़ाने की। ये एक ऐसी चीज है जो कि पाकिस्तान खसूसन जिसपे जो देने की हमें जरूरत कौन से है। ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जौहर साहब जहां पर पाकिस्तान ऑस्ट्रिया के लिए काम आ सकता है और उससे पाकिस्तान अपना भी कैपिटल गेन कर सकता है? जी देखिए, ऑस्ट्रियन साइड पे बिकॉज ये बहुत ही हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो इनके तो जाहिर है जो सोफिस्टिकेटेड फील्ड्स हैं, कोई बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज मुल्क है, तो उसमें उनको एक खासी दस्तरस हासिल है, बहुत ज्यादा उनको एडवांटेज है। पाकिस्तान और अदर साइड हमारी जो जाहिर है जो वहाँ पे एक्सपोर्ट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स कोई जो है ना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रग्स और फूड प्रोडक्ट्स भी अब ज्यादा से ज्यादा, तो उसमें कोलैबोरेशन खासी ज्यादा फील्ड्स में हो सकती है कि EU की मार्केट है, क्योंकि ऑस्ट्रिया उसका हिस्सा है, तो उसमें पाकिस्तान अपनी जो है ना इन सारे शोबों में एक्सपोर्ट्स बढ़ाए। फिर देखिए, IT के शोबे में बहुत ज्यादा मौके हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक यंग पॉपुलेशन है, IT में एक बहुत दुनिया की चौथी या पांचवी बड़ी जो IT स्किल फोर्स है वो पाकिस्तान में मौजूद है, और ऑस्ट्रिया के पास बहुत ज्यादा कैपिटल है। तो उसमें उनका कैपिटल और हमारी जो जाहिर है हमारा जो यूथ सेगमेंट है वो उनको मिला के एक अच्छे करके बड़ा अच्छा कर सकते हैं। अच्छा जॉर्ज साहब, मैं बात करना चाहूँगा बांग्लादेश की भी, और तकरीबन बर्दारी जो है वो हो चुकी है, और जो बांग्लादेश की जो 13वें जो उनकी पार्लियामान है, उनके नौमंतखब अरकान पार्लियामेंट ने हल्फ उठा लिया है। तारिक रहमान एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी हल्फ उठा लिया है। एहसान इकबाल इस वक्त मौजूद है वहाँ पे और वो शिरकत कर रहे हैं। हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस टर्न अराउंड इन रीजनल पॉलिटिक्स, और पाकिस्तान को अब यहाँ से कैसे अपने मामलात को बांग्लादेश के साथ टेकअप करना चाहिए? जी, आपने सही कहा। आप देखिए, पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल मिनिस्टर एहसान इकबाल ने शिरकत की है। बाकी भी जो सारे साउथ एशिया के ममालिक हैं, देखिए मालदीव्स के तो प्रेसिडेंट आए हैं वहाँ पे, इसी तरह इंडिया से स्पीकर आए हैं, नेपाल से उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, तो ये सारी रिप्रेजेंटेशन इस रीजन से भी
अच्छी सिग्निफिकेंट लेवल पे हुई है। अब पाकिस्तान का और बांग्लादेश का जो टर्न अराउंड हुआ है ताल्लुकात में, जब से वहां पे हसीना वाजिद ये हुकूमत को थ्रो किया गया एक पॉपुलर अपराइजिंग के थ्रू, तो उससे एकदम ज्यादा उनकी बैलेंस्ड अप्रोच हो गई है। और पाकिस्तान के साथ देखें BNP जो है, ये जो अभी जो इक़्तिदार में आए हैं, और तारिक रहमान, इनकी वालिदा भी खालिदा जिया और उनके वालिद भी जनरल जिया, दोनों ही पाकिस्तान से जो है ना बड़े करीबी ताल्लुकात रखने के ख्वाहां थे। और हमें कभी उम्मीद है कि इनके दौर में भी, तारिक रहमान के दौर में भी, पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात मजीद जो पिछले 1 साल से, हम 6 महीने से खुसूसन एक बहुत ही ज्यादा जो है ना एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री है, उसको मजीद तकवीत मिलेगी। और देखें बहुत से शोबों में जो है ना ताल्लुकात बढ़ाने की और कॉपरेशन बढ़ाने की जो है ना एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है दोनों के लिए, म्यूचुअली बेनिफिशियल दोनों मुल्कों के लिए। तो अब उसके भी मौके आप देखेंगे। मेरे पास एक डेलीगेशन अभी आया था पिछले दिनों बांग्लादेश का, कोई 30 लोगों का, उसमें मीडिया के लोग थे, थिंक टैंक्स के थे, इंटेलिजेंशिया थे, और हमने देखा कि वो सारे ही पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छे नेक जज्बात वहाँ पे हैं, सारे अक्रॉस द बोर्ड जो है ना, ऑल सेगमेंट्स जो है ना बांग्लादेश के उसमें। और वो वहाँ पे ये ख्वाहिश मौजूद है कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं और ताउन बहुत से शोबों में बढ़ाया जाए। तो अब हमें उसको जो दोनों साइड्स पे ये ख्वाहिश है उसको ट्रांसलेट करना है इनटू एक्चुअल आउटकम्स। And we have to look for long-term ties as well. बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब, it was very insightful to have you. इसके साथ ही दुनिया बोल है का वक्त भी हुआ है ख़त्म। मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।